सहरा हरी सेना गाथा नोहा अम्मा गोदियां लुटती हुई जलते हुए घर देखे और नेज़ों पे शहीदों के कटे सर देखे। तेरी बेटी ने कई हाश्र के मंजर देखे। याद आती है तो जलता है कलेजा अम्मा। याद आती है तो जलता है कलेजा अम्मा लुट गई कर वो बला में तेरी दुनिया अम्मा। कब्रे सहरा हरी सेना गाथा नोहा अम्मा लुट गई कर वो बला में तेरी दुनिया अम्मा। कब्रे सहरा हरी सेना गाथा नोहा अम्मा कब्रे सहरा हरी सेना गाथा नोहा अम्मा। करबला करबला हाय करबला। अभी तो बजट टाइट है दुबे जी, मैं कोई दूसरा सीमेंट आपको सोचकर बताता हूँ। राजीव, कोई दूसरा सीमेंट आगे चलकर कोई गड़बड़ हो गई तो? डोंट वरी मम्मा, हम फिर से बना लेंगे। अरे ऐसे नहीं होता बेटा, घर थोड़े बार बार बनता है। हाँ दुबे जी, वो सीमेंट सिर्फ अल्ट्राटेक ही लगेगा। हाँ बिल्कुल पक्का। घर एक मौका एक, इसीलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। नमस्कार, स्वागत आपका। भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड एक ऐसी आपदा जो प्राकृतिक तो है ही, लेकिन साथ में ये मानव निर्मित आपदा भी है। भूस्खलन आपदा का दायरा हमारे देश में जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक है और इतिहास गवाह है कि जब यह आपदा आती है तो भारी जानो माल का नुकसान होता है। ऐसे में अस्थिर हिमालय इस खतरे को और बढ़ा देता है। लेकिन सवाल है कि हमारी क्या तैयारी है, क्योंकि आपदा तो आनी ही है। ऐसे में तैयारी ही है समझदारी। स्वागत आपका आपदा का सामना में। मैं हूं ओम प्रकाश दास। तो आइए हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर भूस्खलन की समस्या के क्या अलग अलग आयाम हैं, किन क्षेत्रों में यह ज्यादा समस्याएं पैदा करता है। तो आप सबसे पहले देखें कि जो ये पूरे भारत का हिस्सा है, इसमें खासकर हम समझे कि जब भी भूस्खलन होता है भारी जानो माल के नुकसान इसकी वजह से होती है और लगभग 13% इलाके जो भारत में हैं वो जो है उस खतरा वहां ज्यादा है जहां तक भूस्खलन की बात है। कौन कौन से इलाके हैं आप देखें, खासकर उत्तर पश्चिमी हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र आप देखें, जम्मू कश्मीर का इलाका है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का इलाका, जो ये इलाके हैं। इसके अलावा जो दूसरे इलाकों की अगर हम बात करें, खासकर जो उत्तर पूर्व का इलाका है,
अगली स्लाइड में आपको दिखाएंगे जो उत्तर पूर्व का इलाका है, उप हिमालय क्षेत्र हैं, चाहे वो आप देखिए सिक्किम, दार्जिलिंग का इलाका हो, पश्चिम बंगाल का भी कुछ हिस्सा है, और उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं, चाहे मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश हो, नागालैंड हो, यहाँ पे ये समस्याएं ज्यादा हैं, ज्यादा यहाँ खतरे हैं। इसके अलावा आप देखें कि जो दक्षिणी भारत का इलाका है, पश्चिमी घाट का क्षेत्र, ये आप देखें जो मुंबई से शुरू होकर और सीधे अब कर्नाटक होते हुए केरला तक आता है, ये इलाका भी यहाँ पे खतरा ज्यादा रहता है। और इसके अलावा हम दूसरे इलाकों की बात करें तो ये पश्चिमी घाट हुआ, पूर्वी घाट के भी कुछ इलाके, खासकर आंध्र प्रदेश का जो अराकू वैली है, इसके अलावा आप देखिए तमिलनाडु के खासकर कुछ इलाके, नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं, इन इलाकों में खासकर ये समस्याएं ज्यादा देखी गई हैं, ये ज्यादा खतरनाक इलाके हैं। तो आखिर मोटे तौर पर भूस्खलन के कारणों की बात करें तो पहले तो जहां भारी बारिश होती है वहां पे वो इलाके हैं जहां पे ज्यादा भूस्खलन की घटनाएं हो सकती हैं। इसके अलावा वो इलाके जहां पे भूकंप ज्यादा आते हैं, वो इलाके भी वहां पे भूस्खलन का खतरा ज्यादा बना रहता है। इसके अलावा और हम बात करें इसके दूसरे आयामों की तो आप देखें कि जो कई विकासशील देशों में भूस्खलन की वजह से जो बर्बादी होती है वो जीडीपी के 1 से 2% तक हो सकती है, ये हमें अनुभव हमारा बताता है, शोध हमें बताता है। और भूस्खलन के वजह से जो ज्यादा नुकसान है, खासकर 80% जो मौतें हैं वो विकासशील देशों में हैं, ये आप समझना चाहिए। और भारत भी विकासशील देशों का एक हिस्सा है और चुनौतियां ये रहती है कि किस तरह से जोखिम का मूल्यांकन सही समय पे किया जाए और जो खतरे हैं उनको न्यूनीकरण यानी उसको मिनिमाइज किया जाए, कम किया जाए। तो ये मोटे तौर पे ये चुनौती रहती है। इसके अलावा हम देखें कि जो प्रमुख मुद्दे निकल कर आते हैं कि जो रियल टाइम जानकारी है, पूर्व चेतावनी है, वो कैसे लोगों तक पहुंचाई जाए, तमाम एजेंसियों तक कैसे पहुंचाई जाए, पूर्व चेतावनी को लोगों तक सही समय पर जो स्टेक होल्डर्स है, आम आदमी जो है, उस तक पहुंचाई जाए। इसके अलावा जो लघु, मध्यम और लंबी अवधि के उपायों और नीतियों पे काम हो, उसका क्रियान्वयन हो, ये एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे इससे जुड़े हुए हैं। तो आप देखें मोटे तौर पे इसके कई आयाम हैं। जहां तक भूस्खलन की बात है, उसके कारणों की बात है, उसके कई अलग अलग हिस्से हैं जो भूकंप और इसके अलावा जाकर जुड़ते हैं भारी बारिश से और अति मौसम की जो स्थितियां हैं उससे भी जाकर यह समस्या जुड़ती है। हम अपने विशेषज्ञों से इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। फिलहाल यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। Irregular rainfall patterns mean flooding can happen anywhere. It is good to be prepared. Watch out for flood warnings. Listen to radio. Watch TV. Read newspapers. Rely only on official alerts. Use SMS to save phone battery. Keep an emergency kit ready. A first aid box. Strong ropes. Lantern. Battery-operated torch. And extra batteries. Stock of fresh water and dry food. Candles, matchbox and kerosene. Keep all important documents in a waterproof bag. Untie cattle to ensure their safety. Locate high grounds and safe shelters. Be smart, be prepared. अनियमित वर्षा के कारण बाढ़ कहीं भी कभी भी आ सकती है, तो तैयार रहना अच्छा है। बाढ़ की चेतावनी का ध्यान रखें, रेडियो सुने, टीवी देखें, अखबार पढ़ें, केवल अधिकारियों द्वारा दी गई चेतावनी पर विश्वास करें। फोन बैटरी को बचाने के लिए SMS का उपयोग करें। अपनी आपातकालीन किट तैयार रखें। एक प्राथमिक चिकित्सा का बक्सा, मजबूत रस्सियां, लालटेन, बैटरी संचालित टॉर्च और अतिरिक्त बैटरी, ताजे पानी और सूखे भोजन का अतिरिक्त सामान, मोमबत्तियां, माचिस और कैरोसिन। सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को एक जल रोधक थैले में रखें। पशुओं की रस्सियां खोलें। सुरक्षित ऊंचा स्थान या सेफ शेल्टर निर्धारित करके रखें। तैयारी में ही समझदारी।
तो आज आपदा के सामना में भूस्खलन की बात क्या है, कारण और किस तरह से बचा जा सकता है, जोखिमों को कम किया जा सकता है। 3 बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनसे परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय कुमार नथानी साहब हैं, जो राष्ट्रीय शिला यांत्रिकी संस्थान से जुड़े हुए हैं, एचओडी हैं वहां पे, इंजीनियरिंग जियोलॉजी डिपार्टमेंट के, और वैज्ञानिक भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ तो राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान से प्रोफेसर डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी हैं, और हमारे साथ कृष्ण वत्स जी हैं, सदस्य राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इंडिया में। बहुत बहुत स्वागत आप तीनों का। और सबसे पहले डॉक्टर अजय, हमें ये बताएं कि ये जो भूस्खलन की समस्या है कितनी बड़ी है भारत देश के लिए? सर्वप्रथम मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं इस आपदा का सामना में आमंत्रित करने के लिए और इस पैनल डिस्कशन में भाग लेने के लिए। और मैं अभी अपने को पैनलिस्ट का भी नमस्कार करता हूं, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। आपका जो सवाल है, आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी बताया कि हमारा जो एरिया है, अफेक्टेड एरिया इन इंडिया, इट इज ऑलमोस्ट 13 से 15% तक का एरिया मोस्ट अफेक्टेड है। अगर मैं इसको स्क्वायर किलोमीटर में कन्वर्ट करूं, सो इट इज ऑलमोस्ट 0.49 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। आप कह सकते हैं कि 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा का एरिया भूस्खलन से प्रभावित की संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। जो आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी बताया कि हिमालय का क्षेत्र जो होता है, पूरा हिमालय क्षेत्र, वो हाई कैटेगरी, वेरी हाई कैटेगरीज में आता है लैंडस्लाइड आपदा के संबंध में। उसके बाद जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न हिल स्टेट्स हैं, वो पूरे के पूरे हाई हैजार्ड कैटेगरीज में आते हैं। जो वेस्टर्न घाट और नीलगिरीज जो आती हैं, वो मॉडरेट टू लो हैजार्ड कैटेगरीज में आती हैं। और जो विंध्यंस, जो तमिलनाडु और अरावलीज के पहाड़ हैं, वो वेरी लो टू नन कैटेगरी में आते हैं। सो एक बहुत बड़ा पूरा भौगोलिक क्षेत्र अगर आप देखें भारत का, तो ये आप भूस्खलन की आपदा से प्रभावित हमेशा रहता है। तो हमेशा इसके लिए विशेष तरह की तैयारियों की जरूरत पड़ती है। और जैसे कि आपने भी अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि हमारा जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भूस्खलन से प्रभावित रहता है, ईस्ट से वेस्ट तक, वेस्टर्न घाट से लेकर हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न हिल स्टेट्स हैं, बिल्कुल पूरा का पूरा एरिया अगर आप देखिए तो ये जो है हमारा भूस्खलन से बहुत बड़ा एरिया ही प्रभावित रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर सूर्य प्रकाश, हमें ये बताएं, क्या ये इस वक्त समझना जरूरी है कि भूस्खलन की आपदा सिर्फ प्राकृतिक नहीं है बल्कि मानव निर्मित भी है? आपकी आवाज नहीं आ रही, अगर आप म्यूट पर हैं तो। जी यस जी हाँ, बताएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम में हमें आमंत्रित करने के लिए और इस विशेष टॉपिक पर चर्चा करने के लिए। भूस्खलन, जैसा आपने बताया कि न सिर्फ प्राकृतिक होते हैं, मानव जनित भी होते हैं। और हमने कुछ स्टडीज करी हैं जिससे ये पाया गया है कि हम अक्सर प्रकृति को जो है प्रकोप को कहते हैं, परंतु ये ज्यादातर ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हो रहा है। भूस्खलन हम जो पा रहे हैं आज के वर्तमान परिस्थितियों में, वो क्षेत्र हैं जहाँ पे हम विकास कर रहे हैं, जो अनियोजित है, अवैज्ञानिक है और बिना ढाल की परिस्थितियों की जानकारी लिए उनके साथ डिस्टरबेंस करने की वजह से हो रहा है। तो जो आपने कहा कि का कारण, इसमें मानवजित कारण एक प्रीडोमिनेंट कारणों में आता है। बिल्कुल, निश्चित तौर पे बेहद महत्वपूर्ण बात है। इसे प्रकृति के मत्थे नहीं मढ़ा जा सकता, ये हम इंसानों और जो अनियंत्रित या कहें कि अनियोजित या अवैज्ञानिक विकास की गतिविधियां हैं, वो भी इसके लिए जिम्मेवार हैं। कृष्ण वत्स साहब, हमें ये समझाएं कि अब ये समस्या तो हम समझ रहे हैं कि बड़ी समस्या है, क्या कुछ उपाय हुए हैं एनडीए में की तरफ से और दूसरी एजेंसियों की तरफ से? एनडीए ने लैंडस्लाइड की समस्या को समझने की कोशिश की है राष्ट्रीय स्तर पर, और इसके लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम और मिटिगेशन दोनों क्षेत्रों में नए इनिशिएटिव्स, नए प्रयास करने की कोशिश की है। एनडीए ने गाइडलाइंस इशू किया है
जिसके तहत सभी राज्य सरकारें इस विषय पर थोड़ी सक्षमता से काम करें और सातत्य के साथ काम करें। दूसरा यह कि एक राष्ट्रीय कार्यक्रम अभी चल रहा है कुछ प्रदेशों में, वो उसका नाम है नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मिटिगेशन प्रोग्राम। तो मैंने खुद जाकर के देखा है मिजोरम में इस कार्यक्रम के तहत जो मिटिगेशन हुआ है वह काफी सक्सेसफुल है। एक बहुत बड़े आइजोल शहर में एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था, उसके बाद से वो मिटिगेशन का यह कार्यक्रम लिया गया जी, कारण वो पूरे जो क्षेत्र है उसमें एक स्थिरता आई है और वहां पर जो है मिटिगेशन का लैंडस्लाइड का खतरा कम हुआ है जी। अब ये जो हमें, और ऐसा प्रयास हमने अन्य स्टेट्स में भी किया है, तो हमें जो अनुभव मिला है इस आधार पर हम एक बड़े राष्ट्रीय कार्यक्रम की भी हम बात कर रहे हैं। जब भूस्खलन का लैंडस्लाइड का की जो समस्या है बढ़ रही है, तो इस समस्या का को अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़े पहल की आवश्यकता है और उस दिशा में एनडीए में काम कर रहा है। जी, निश्चित तौर पर तो इंडिया में काम कर रहा है। और क्या बारीकियां हैं, किस तरह से दरअसल में लोगों को न सिर्फ जागरूक किया जा रहा है, जो तमाम दूसरी एजेंसियां हैं, स्थानीय समुदाय हैं, उनको कैसे जागरूक किया जा रहा है, कैसे इस मुकाबले से, इस आपदा से मुकाबले के लिए तैयार किया जा रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं आपदा का सामना। Irregular rainfall patterns mean flooding can happen anywhere. It is good to be prepared. Watch out for flood warnings. Listen to radio, watch TV, read newspapers. Rely only on official alerts. Use SMS to save phone battery. Keep an emergency kit ready. A first aid box, strong ropes, lantern, battery-operated torch, and extra batteries. Stock of fresh water and dry food, candles, matchbox, and kerosene. Keep all important documents in a waterproof bag. Untie cattle to ensure their safety. Locate high grounds and safe shelters. Be smart, be prepared. अनियमित वर्षा के कारण बाढ़ कहीं भी कभी भी आ सकती है, तो तैयार रहना अच्छा है। बाढ़ की चेतावनी का ध्यान रखें, रेडियो सुने, टीवी देखें, अखबार पढ़ें। केवल अधिकारियों द्वारा दी गई चेतावनी पर विश्वास करें। फोन बैटरी को बचाने के लिए एसएमएस का उपयोग करें। अपनी आपातकालीन किट तैयार रखें। एक प्राथमिक चिकित्सा का बक्सा, मजबूत रस्सियां, लालटेन, बैटरी संचालित टॉर्च और अतिरिक्त बैटरी, ताजे पानी और सूखे भोजन का अतिरिक्त सामान, मोमबत्तियां, माचिस और कैरोसिन। सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को एक जल रोधक थैले में रखें। पशुओं की रस्सियां खोलें। सुरक्षित ऊंचा स्थान या सेफ शेल्टर निर्धारित करके रखें। तैयारी में ही समझदारी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आपदा का सामना में। आज हम बात कर रहे हैं भूस्खलन, क्या है उसके कारण और किस तरह से बचा जा सकता है। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर भूस्खलन की समस्या के क्या अलग अलग आयाम हैं, किन क्षेत्रों में ये ज्यादा समस्याएं पैदा करता है। तो आप सबसे पहले देखें कि जो ये पूरे भारत का हिस्सा है, इसमें खासकर हम समझे कि जब भी भूस्खलन होता है भारी जानो माल की नुकसान इसकी वजह से होती है और लगभग 13% इलाके जो भारत में हैं
वो जो है उस खतरा वहां ज्यादा है जहां तक भूस्खलन की बात है। कौन कौन से इलाके हैं आप देखें, खासकर उत्तर पश्चिमी हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र आप देखें, जम्मू कश्मीर का इलाका है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का इलाका, जो ये इलाके हैं। इसके अलावा जो दूसरे इलाकों की अगर हम बात करें, खासकर जो उत्तर पूर्व का इलाका है, उप हिमालय क्षेत्र हैं, चाहे वो आप देखिए सिक्किम दार्जिलिंग का इलाका हो, पश्चिम बंगाल का भी कुछ हिस्सा है, और उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं, चाहे मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश हो, नागालैंड हो, यहाँ पे ये समस्याएं ज्यादा हैं, ज्यादा यहाँ खतरे हैं। इसके अलावा आप देखें कि जो दक्षिणी भारत का इलाका है, पश्चिमी घाट का क्षेत्र, ये आप देखें जो मुंबई से शुरू होकर और सीधे आप कर्नाटक होते हुए केरला तक आता है, ये इलाका भी यहाँ पे खतरा ज्यादा रहता है। और इसके अलावा हम दूसरे इलाकों की बात करें तो ये पश्चिमी घाट हुआ, पूर्वी घाट के भी कुछ इलाके, खासकर आंध्र प्रदेश का जो अराकू वैली है, इसके अलावा आप देखें तमिलनाडु के खासकर कुछ इलाके, नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं, इन इलाकों में खासकर ये समस्याएं ज्यादा देखी गई हैं, ये ज्यादा खतरनाक इलाके हैं। हमारे साथ विशेषज्ञों का पैनल मौजूद हैं। कृष्णवत्सी, हमें यह समझाएं कि आपने कहा कि अलग अलग तरह की गाइडलाइंस बनाई गई हैं। दो चीजें साफ तौर पर सामने आ रही है, एक तो प्राकृतिक कारणों की वजह से भूस्खलन की आपदा, दूसरा दो मानव जनित है, और जिसमें कुछ अनियोजित तरीके के जो गतिविधियां हैं, जो विकास के कार्य हैं, चाहे मकान बनाना हो या दूसरी गतिविधियां हो, कैसे उसको लेकर नोटिस किया गया है, कैसे उसे मिटिगेट करने की कोशिश की गई है, क्योंकि इसके लिए तो जो तमाम दूसरी एजेंसियां हैं राज्य सरकारों में या केंद्र सरकार की दूसरी एजेंसियां, उनको भी इसके लिए तैयार किया गया होगा। मुख्य तौर पर जो स्थानीय निकाय हैं, स्थानीय संस्थाएं हैं, उन्हें इस बात के लिए ज्यादा जागरूक रहने की जरूरत है और इसके लिए आवश्यक रेगुलेशंस तैयार करने की आवश्यकता है। मैं आपको मिजोरम का संदर्भ दिया था, जहां मैं हाल में गया था। मिजोरम की राजधानी है आइजॉल और वह जो है लैंडस्लाइड प्रोन सिटी है। तो जो वहाँ का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, उन्होंने इस पर उन्होंने सिस्टमैटिकली उन्होंने इस पर काम किया है। वहाँ ढेर सारे प्लानिंग रेगुलेशंस उन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं और एक उन्होंने एक्सपर्ट्स के पैनल तैयार किए हैं। और जो रेगुलेशंस हैं उनके तहत जहाँ कहीं भी स्लोप 30% से ज्यादा है, वहाँ पर जो लैंड घर बनाने की और किसी भी तरह के विकास का जो काम है उस पर रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो ये जो रेगुलेशंस हैं ये सारे स्लोप्स पर ये हमें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, पर यह जो है स्थानीय स्तर पर ही हो सकता है। और इसके लिए एनडीए में बार बार राज्य सरकारों को इस आगाह कर रही है, उनके निगाह में ये बातें ला रही हैं कि यह आवश्यक है कि हमारा जो प्लानिंग है स्लोप स्टेबिलिटी के लिए वह ठीक ठाक से हो। ऐसा ना हो कि हम विकास के ऐसा कार्यक्रम करें जिसके कारण ये स्लोप स्टेबिलिटी और गड़बड़ाए और ये लैंडस्लाइड की प्रक्रिया तेज हो। जी, तो ये पूरे पहाड़ों में जहां कहीं भी लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं तो इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस की जरूरत है। और ये जो हमारा जो लैंडस्लाइड रिस्क मिटिगेशन प्रोग्राम अभी चल रहा है, वहां सब जगह ये रेस्ट्रिक्शंस की हम बात कर रहे हैं और राज्य सरकारें भी इस बात को समझ रही हैं और उन्होंने भी इस बात को अपने प्लानिंग में, अपने रेगुलेशंस में लाया है। जी बिल्कुल। डॉक्टर अजय, एक इसमें बड़ी बात है कि तकनीकी तौर पे और जिस तरह से निर्धारण होना है क्षेत्र का, कहां पे खतरा ज्यादा है, क्या हम उन सब की पहचान पूरी तरह कर चुके हैं? कौन कौन से खतरे जहां पे ज्यादा आ सकते हैं? क्या जो तकनीकी स्तर पे है, जो हमारी पूरी तैयारी है, वो हो चुकी है इस वक्त तक? ये आपका बहुत ही बढ़िया सवाल है। और जो हमारे पास ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का एक कोड है कि हम किस तरह से एरिया को कैटेगराइज करें डिफरेंट हजार्ड कैटेगरी में विद रिस्पेक्ट टू द लैंडस्लाइड के संबंध में। लेकिन जो स्केल होता है, स्केल ऑफ मैपिंग जो
वो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। कई डिजिटल कॉरिडोर में बेस्ड ऑन द रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस एक छोटे स्केल में हमारे पास मैप अवेलेबल है बहुत सारे डिजिटल कॉरिडोर की, जिसमें लैंडस्लाइड की समस्या होती है। लेकिन जब हम लोग किसी भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी की बात करते हैं, किसी बिल्डिंग की, किसी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की या किसी न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट की बात करते हैं, तो पर्टिकुलर उस एरिया की बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं कि बहुत बड़े लार्ज स्केल में उसका सर्वे होना चाहिए, जो कि पहले से पॉसिबल नहीं होता, उसको उसी समय इन्वेस्टिगेट, आपको किसी को मकान बनाना या गवर्नमेंट की बिल्डिंग बना रही, हॉस्पिटल बना रही, उसी समय उसको देखना होता है, क्योंकि बड़े स्केल में उसको, स्केल बोलने का मतलब है कि उस एक एक पॉइंट उस मैप के अंदर आ जानी चाहिए। और इसको जब हम लोग उस एरिया को क्या करते हैं कि 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो पहले होती है कि वेरी हाई हैजार्ड कैटेगरी एंड हाई हैजार्ड कैटेगरी, उन दोनों कैटेगरीज को छोड़ देना चाहिए किसी भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए। तीसरी कैटेगरी होती है कि मॉडरेट हैजार्ड कैटेगरी। उस मॉडरेट हैजार्ड कैटेगरी में कुछ पॉकेट्स ऐसे होते हैं जिनको हम सेलेक्ट कर सकते हैं फॉर एनी टाइप ऑफ द डेवलपमेंटल, एनी कंस्ट्रक्शन। एंड जो लो होती है और वेरी लो हैजार्ड कैटेगरी होती है, उसको इमीडिएटली उसको जो है परमिट किया जाता है कि आप इन पॉकेट्स में जो है अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर सूर्य प्रकाश, क्या इस वक्त हम कह सकते हैं कि इस तरह के लैंडस्लाइड जो हमने पूर्व में अनुभव किए हैं, क्या उसका पूर्वानुमान किया जा सकता है? क्या तकनीकी तौर पर इतनी दक्षता हमारी है? मैं कहूँगा हाँ, हम कर सकते हैं। जहाँ तक स्पेशल जोनेशन की बात है, जैसा कि डॉक्टर अजय नथानी ने आपको बताया कि हम भूस्खलन जोखिम वर्गीकरण करते हैं अलग अलग क्लासेस में, और उसके कुछ क्राइटेरिया रहते हैं जिसमें हम टेरेन के कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस लेते हैं, और जियोडायनेमिक एक्टिविटीज प्लस एंथ्रोपोजेनिक इंटरवेंशंस। तो ये सब पैरामीटर्स जो उसको लैंडस्लाइड को होने में अग्रसर करते हैं या एग्रीवेट करते हैं, उन सबको हम एक साथ कंसीडर करके जोखिम का पूर्व निर्धारण कर सकते हैं। इनफैक्ट भूस्खलन एक ऐसी आपदा है जिसका पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे चट्टाने हैं, चट्टानों की है और उनका कटाव है, वो एक अच्छा हमें आइडिया देता है कि क्या किस तरह का भूस्खलन हो सकता है, कितना बड़ा हो सकता है और कितनी दूर तक जा सकता है। ठीक है, के अनुमान हमें लग सकते हैं जो स्थलीय परिस्थितियों के हिसाब से। तो कृष्णवस्त जी, ये आप बताएं कि क्या अगर पूर्वानुमान हम कर सकते हैं तो क्या वो पूरी प्रक्रिया, पूर्व चेतावनी की प्रक्रिया, उसे क्रियान्वित किया गया है, सूचनाएं दी जा रही हैं और आम लोगों तक ये क्या पहुंच रही हैं? हमें संभावनाओं का पता रहता है, लेकिन वह संभावनाएं जो है एक बहुत बड़े क्षेत्र में रहती हैं। अब लैंडस्लाइड एक बहुत लोकल डिजास्टर है, लोकलाइज्ड डिजास्टर है। एक 50 गांव का समूह है पूरे जिला में, और पता चला कि उसमें एक गांव में एक भाग में लैंडस्लाइड हो गया। तो इस प्रिसीजन के साथ बताना कि इस गांव में इस क्षेत्र में लैंडस्लाइड हो जाएगा, ये कहना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। खास करके जब